तो आपका भी कोई क्रश था? बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल, सबका होता है होता मेरे होता है, ख्याल से। बिल्कुल। देखो, जो ये भाग के हम शादी में जाते थे, इस बात को लेके मैं सस्पेंड भी हुआ हूँ। आज मत जाओ, आज पीटीआई सर, प्रिंसिपल सर रहे, हम चेक करते थे पहले कि गार्ड कहाँ पे है। सब टीचर लोग खड़े, हमारे सबके हालत आते हैं, रोहित चलो उठो खड़े, काउंट। हम इतना रोते हैं ना उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा भावुक पल होता है। और मैं दिमाग नहीं सर ये नहीं होता, जबकि एक्स सही को था कहा वो। हाँ, जबकि सही था। सही था वो। यही बड़कोट रीजन के 1-2 बच्चे हैं, वो अभी कमेंट करके भी देख लेंगे कि हाँ, जो पहला रिजल्ट आया हमारा, वो अभी एक बच्ची है एसजीआरआर की, नंदनी रावत 93% के साथ। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लासेस देख सकते हैं, बट फिलहाल हमने ये किया है जो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है। एआई का ज़माना आ गया, तो हुँ। टीचर के लिए मुश्किल हो गया पढ़ाना या आसान हो गया? कुछ एआई करता तो सारे स्कूल बंद हो जाने हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि जो एक नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है पॉडकास्ट विद आशीष। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं, वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं और उन्होंने नवोदय विद्यालय से अध्ययन भी किया है और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन, बीएड और आज उन्होंने अपना खुद का कोचिंग सेंटर भी खोला है, जिसका नाम है महाविद्या क्लासेस। तो जानेंगे नवोदय विद्यालय की वो कहानियाँ जो अनसुनी हैं और उसके बाद जो उन्होंने महाविद्या क्लासेस कैसे कैसे उन्होंने ओपन किया, तो उसकी थोड़ी सी कहानी जानेंगे। तो मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। तो अगर ये कॉन्वर्सेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोहित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। थैंक यू तो आशीष कैसे भाई, हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे छोटा बच्चा है फिफ्थ क्लास में और जब वो सिक्स क्लास में जाता है तो उसके लिए कितना टफ है अपने परिवार को छोड़ना जब वो नवोदय स्कूल में जाता है? मैं अपनी बात बताऊँ कि जब मैं नवोदय में निकला था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैं जब नई जगह गया, मैंने वो नया स्कूल देखा, इतना बड़ा कैंपस देखा, हम्म। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो वहाँ पे जो पहले दिन था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं एकदम पिंजरे से आज़ाद हो गया हूँ, ऐसा पंछी सा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा था मुझे। और नवोदय के बारे में बहुत कुछ पहले से सुना था, क्योंकि हमारे जो बड़े भैया लोग हैं वो ऑलरेडी नवोदय से पढ़े हुए थे, तो उनकी कहानियाँ सुनते थे, तो एक अलग सा मन था कि जाने का। और आजकल के बच्चों को भी ये रहता है कि बच्चों को सब पता रहता है कि नवोदय में ये चलता है, वो चलता है, तो बच्चा एक्साइटेड तो रहता है। बट जैसे जैसे टाइम पास होता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद थोड़ा फिर घर की याद आनी बहुत, तब याद आती है, मम्मी की याद आती है, भाइयों की याद आती है, दोस्तों की याद आती है घर में। तो कुछ बीच में एक टाइम, एक फेज़ ऐसा आता है कि वो जो बहुत टफ पीरियड होता है उस टाइम पे, तो बहुत से बच्चे उस टाइम पे छोड़ भी देते हैं, हम्म। नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। बट हाँ, ये एक मान सकते हैं कि आप ये जो ड्यूरेशन है, ये 1 या 2 महीने का जो ड्यूरेशन है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चे के लिए। हम्म। स्टार्ट का फेज़ ठीक-ठाक चलता है, फिर जो 1-2 महीने का ड्यूरेशन है, उसे अगर आपने हैंड ओवर कर लिया, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद तो आप नवोदय, मेन फैमिली आपकी नवोदय हो जाती है, बाकी जो घर की है वो सेकेंडरी हो जाती है। जैसे मेरा भी सिलेक्शन हो गया था हुँ, नवोदय के लिए, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो मेरे घर वाले हैं हुँ। उन्होंने सुना था कि यार वहाँ पे ना खाना अच्छा नहीं मिलता हाँ, है इ ना, और वहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तू कैसे अपना ख्याल रखेगा ये टाइप, मतलब ऐसा सही में होता है वहाँ खाना अच्छा देखो, नहीं मिलता? ये बहुत बड़ा मिथ है कि खाना सही नहीं मिलता। देखो, वहाँ पे क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वहाँ का जो स्टाफ है, ये उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम्म। कोई प्रिंसिपल अगर पूरा डेडिकेटेड है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है, वो खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा, क्योंकि जो भी आ रहा है वो सब बच्चों के लिए आ रहा है। और अगर कोई ऐसे ही नॉर्मल प्रिंसिपल आ गया जो नहीं चाहता है कि उतना ध्यान, वैसे इतना कोई नहीं करता, क्योंकि सबको पता है ये उनका डेली रूटीन है। हम्म। यहाँ तो उन्होंने सर्विस देनी ही है। हम्म। तो हाँ, कभी-कभी हो जाता है, कभी दिख जाता है। अब भाई 500-600 बच्चों का स्कूल है, ऊपर हम्म। से स्टाफ भी है, बोर्डिंग स्कूल है, तो वहाँ पे अगर कभी-कभार हो जाता है तो उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। हम्म। वैसे इस चीज़ पे शिकायत करना कि वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता है, बहुत बेकार मिलता है, मैं मेरे समझ से ये बिल्कुल सही बात नहीं है, मतलब ये फालतू बात है। फालतू की बातें हैं। हम्म। है ना? कभी मैंने बोला ना, कुछ एक्सेप्शनल केस तो हर जगह होते हैं, हम्म। देखो एब्सोल्यूट कुछ होता नहीं है, एक्सेप्शनल केस हर जगह है। तो कभी-कभार 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो जाता है, तो इतने में मैनेज करना, आदमी को मैनेज करना आना चाहिए। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि अ, जब नया बच्चा जाता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कितना टाइम लगता है उसको वहाँ ढलने में, कितना लगभग लगभग? मैंने बताया ना आपको, ये जो इस 2-3 महीने होते हैं, अच्छा, 2-3 महीने। 2-3 महीने में उसके बाद वो जो बॉन्ड बनता है अपने
कलीग के साथ या अपने दोस्तों के साथ जो बॉन्ड बनता है, बहुत अच्छा हो जाता उसके है। बाद अच्छा लगता है। उसके बाद तो भाई, हाँ, उसके बाद तो हमारा ऐसा मन भी करता था कि यार जब हम समर वैकेशंस में घर आते थे, तो घर में टाइम ही नहीं कटता था। अच्छा। ऐसा हो जाता है। हाँ, ये भी है। अच्छा, तो अच्छा, आप आए क्यों नहीं थे? आपने मुझे बताया आपका सिलेक्शन हो रखा था, तो आप आए नहीं। मैं वही तो बता रहा हूँ मैं कि मेरे घर वालों ने ये बोला था कि यार तू ना, तू नहीं कर पाएगा वहाँ सर्वाइव, अच्छा। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि यार वहाँ पे ना खाना अच्छा नहीं मिलता। और हाँ, फिर मैं थोड़ा ऐसा था कि मतलब लाडला भी था घर का, ओके। तो इसलिए मैं नहीं आ पाया वहाँ पे। बट जो स्कूल है लेकिन वहाँ आज मैं मिस करता हूँ उस चीज़ को। आज मैं बहुत मिस करता हूँ, हाँ, है ना? बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि यार काश मैं नवोदय में चले जाता तो कुछ एक अलग जो एक्सपीरियंस नवोदय होता। है ना सर, वो हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना बताता है। हुँ, अब आप इस छोटी-सी उम्र में लगभग 10-11 साल की उम्र में आप घर वालों को छोड़ हाँ, रहे हो। इतना तो है। तो 10-11 साल से लेके आप 18 साल तक सारे काम खुद कर रहे हो। आप कपड़े खुद धो रहे हो, वहाँ के झाड़ू-पोछे खुद कर रहे हो, है ना? हुँ, साफ-सफाई खुद कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट को साफ कर रहे हो, हुँ, अपने दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना है ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। आपको अपना होमवर्क, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब घर में पेरेंट्स खुद करवाते हैं, बट वहाँ पे आपको खुद करना है। मॉर्निंग में आपको उठ अब यहाँ पे जैसे हम वहाँ रूटीन की बात करते हैं, वहाँ पे आपका रूटीन फिक्स रहता है हुँ। कि इस टाइम पे आपको अच्छा, ये सिखाया जाता है वहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये तो रहता ही है। कि खुद से बच्चे को करना नहीं, पड़ता है? ये रूटीन रहता है। मान लो कि अगर जैसे मैं फर्स्ट दिन गया था, हुँ, हुँ। तो जो फर्स्ट डे था हमारा, वो सुबह आई थिंक 5 बजे पीटीआई सर की हमारी व्हिसिल बज जाती है, सुबह। सुबह बज जाती है। हुँ, हुँ। तो 5 से 6 हमारी वहाँ पे जो एक्सरसाइज़ रूटीन होता है वो रहता है। और मुझे अभी भी याद है कि वो फर्स्ट जो मॉर्निंग पीटी थी हमारी, उस दिन बारिश हो रही थी। हुँ, पर मेरी नींद एक्साइटेड में खुली हुई थी ऑलरेडी। अच्छा। मैं पीटीआई सर के व्हिसिल बजाने से पहले ही उठा हुआ था, पर बाहर बारिश हो रही थी। तो जब कभी बारिश होती है तो वहाँ पे एक्सरसाइज़ होती नहीं है, तो नॉर्मल रोल कॉल होता है और उसके बाद अंदर भेज दिया जाता है। बट ये रूटीन में आ जाता है, 5 से 6 आपके एक्सरसाइज चलेगी, फिर 6 से 7 आपको फ्रेश होने के लिए, बात करने के लिए या आपको रेडी होने के लिए टाइम मिलता है। फिर 7 से 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट चलता है। उसके बाद 8 से 1 डेढ़ बजे तक आपकी क्लासेस चलती है। अगर वहाँ पे बात की जाए रेसेस में, तो वहाँ पे आपको कुछ रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, कभी क्लासेस बिस्किट। कितने बजे से चलती हैं लगभग-लगभग? डेढ़ बजे तक क्लासेस चलती हैं। अब अभी का तो मुझे नहीं पता, मेरे टाइम पे अच्छा, डेढ़ 1 डेढ़ बजे हमारी छुट्टी हो जाती हमेशा थी। का? हाँ, ये रेगुलर है। सर्दियों वहाँ में पे भी? सर्दियों गर्मियों एक ही जैसे, वहाँ पे कोई सर्दी गर्मी नहीं होती, क्योंकि वो पूरा बोर्डिंग स्कूल है, तो सर्दी गर्मी कुछ नहीं, सेम रूटीन तो फॉलो उसके होता है। बाद क्या करते हैं फिर? आई थिंक अभी भी उसके बाद फिर 1:30 से 2 बजे तक लंच होता हुँ, है हुँ। ना? फिर 2 से 3 हमारा रेस्ट टाइम होता है, खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। हुँ, हुँ, फिर 3 टू 4 1 रेमेडियल क्लास होती थी, 1 घंटे की क्लास होती थी। हुँ। उस टाइम पे बच्चा अपना होमवर्क जो भी कुछ काम मिला हुआ है या कोई सब्जेक्ट में कुछ लर्न करना है, वो सब कुछ करता था, है ना? अच्छा। उसके बाद जैसे 4 बजे ये खत्म हो जाती थी, अपनी रेमेडियल खत्म हो जाती थी। उसके बाद 4 बजे से साढ़े 5 बजे तक या 5 बजे तक हमारा गेम्स पीरियड होता था। साढ़े 5 बजे तक गेम्स पीरियड होता था। उसके बाद 6 बजे तक इवनिंग रोल कॉल खत्म होके, फिर उसके बाद बच्चा दोबारा 6 से साढ़े 7 बजे तक अपना सेल्फ स्टडी के लिए बैठता था। हुँ, और हुँ, फिर साढ़े 7 से साढ़े 8 बजे तक हमारा डिनर होता था। हुँ, और हुँ। उसके बाद बेड टाइम हो जाता था और ये पूरा रूटीन खत्म। उसके बाद अगेन वही सुबह 5 बजे से वो दोबारा रूटीन स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, जैसे हम क्लास में रहते हैं तो क्रश होता है, तो आपका भी कोई क्रश था? नवोदय में? अब देखो, क्रश, ये उस टाइम पे तो कुछ चीजें पता नहीं होती। खैर वो तो टीनेज होता है। टीनेज में नहीं, जैसे 10th और 11th-12th में जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब होता हाँ, है क्रश, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल सबका होता है होता मेरे होता है, ख्याल से। बिल्कुल। देखो, ये तो नेचर का रूल है कि अपोज़िट आपको अट्रैक्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का होता है। कोई एक्सप्रेस कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। कौन था? ऑन द कैमरा ये बोलना ठीक नहीं रहेगा। आई थिंक अब जो मतलब ये क्लास में थी, जो इतना तो बता सकते जो हैं हाँ, जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्हें अब वो समझ ही गए होंगे। वो आई थिंक अब वो कमेंट नहीं, करना नहीं, स्टार्ट कर देंगे। उसमें ये है ना कि जैसे क्लास में था या फिर हो जाता है, अदर क्लास क्लास में? में भी हो जाता है, ऊपर-नीचे भी हो जाता है। मतलब बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सर। अच्छा, हाँ। जैसे नवोदय में एक अफ़वाह थी, अफ़वाह है क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने सुना है कि जैसे वहाँ पे कोई शादी का सीज़न होता है, जैसे कोई बाहर, तो उसमें क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं ना, वो खिड़की निकाल के फिर वहाँ से बंक मारते हैं। क्या ये सही बात है? आपने मेरी दुखती नब्ज़ पे हाथ रख दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं हाँ, इस जो ये भाग के हम शादी में जाते थे, इस बात को लेके मैं सस्पेंड भी हुआ हूँ। अच्छा, मैं खुद ही कैसे-कैसे मतलब पूरी स्टोरी? हाँ, मैं बताता हूँ हाँ, कि उस टाइम हम 11 में थे। तो अब 11 में आके वहाँ पे जो सबसे सीनियर मोस्ट हो जाता है वो 11th वाला ही होता है, बिकॉज़ 12th वाला अपने बोर्ड में बिज़ी रहता है, 10th वाला अपने बोर्ड में बिज़ी रहता है।
तो जो स्कूल का राजा है वो 11th वाला ही है ना, तो अच्छा। उस टाइम पे स्कूल कैप्टन भी 11th वाले को बना दिया जाता है। जो 12th वाला होता है उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया जाता है। तो हम भी ऐसे ही 11 में पहुंचे हुए थे, 11th में थे। हाँ, 11th में ही थे। तो 11th में क्या हुआ, एक सामने गांव पड़ता है, खड़किया सेम के आसपास कोई गांव है, अभी गांव याद अच्छा, प्रॉपर याद नहीं आ गाँव। रहा, बट खड़किया सेम एक जगह है, उसी के जस्ट ऊपर एक गांव है, वहां पे शादी थी। और हमारा सुबह ही प्लान बन गया कि आज सामने शादी है, आज जाएंगे। जाएँगे, क्योंकि ठीक है। एक दिन पहले मेरे कुछ दोस्त लोग गए थे मेहंदी के दिन, उस दिन मैंने नहीं किया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा आज, ठीक है। पर अगले दिन फिर दोस्तों ने बोला कि अब चलते हैं, मैंने कहा ठीक है आज चल लेते हैं हम। अब जबकि दोस्तों ने पहले ही वार्निंग कर दे दी थी कि आज रेड पड़ सकती है, आज मत जाओ, आज पीटीआई सर प्रिंसिपल सर रेड मार सकते हैं इवनिंग में, कुछ भी हो सकता है, आज मत जाओ। बट फिर भी हमने इग्नोर करके हमने कहा नजदीक है, जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर हम गए वहां पे, रात को खाना वाना खाया, नाचे वाचे, फिर जब वापस आ रहे थे, कितने बजे? लगभग ये बात होगी 1 डेढ़ बजे के आसपास से बात होगी, हम रात के? वापस जब, हाँ जब अच्छा। वापस, अब रात का सुनसान इलाका हुँ, है हुँ। ना। और वहां अगर थोड़ी सी आवाज कर दी, वो पूरी हमारा जो नवोदय है वैसे ही इतने एक हाइट वाली जगह पे है, वहां कुछ थोड़ा बोलोगे वो आवाज बहुत दूर तक ट्रेवल कर लेती है। हुँ, तो कुछ जूनियर भी आए थे, तो वो जूनियर हमसे पहले बाउंड्री के अंदर जंप कर चुके थे। और जैसे ही वो अपने हॉस्टल के अंदर घुसे, तो उन्होंने जो हमारे गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको हो हल्ला करना स्टार्ट कर दिया, है ना, उनको चिल्लाना, कमेंट पास करना हुँ, स्टार्ट हुँ। कर दिया। अब गार्ड को पता चल गया कि बच्चे बाहर जा रखे थे, अब वो तो अपने आप अंदर सेफ हो गए। अच्छा, जैसे जैसे आपने बताया कि गार्ड थे हम्म। वहाँ पे, उसमें जैसे बाउंड्री होती है, तो उसमें तार-वार नहीं थे क्या? हर बार होती है, हाँ। बट ये बताओ ना, इस एज में आप किसको रोक पाओगे, आप बताओ। इस एज में तो वैसे ही बच्चों के अंदर खून हाँ। एकदम उबाल मारता है। उस टाइम पे तो आप लगभग, वो जो दीवारें थी लगभग 9 फीट की दीवारें हैं वो। हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे पत्थर के ऊपर तीसरा पत्थर रखा हुआ है, पिलर बना रखे हैं। और दीवारों को ऐसे काट काट के वहां पे वो खांचे बना रखे हैं पैर रखने, फिर उनको टपके जाते थे। हुँ, हुँ। अब कोई जो बाउंड्री बना रहा है, इतना दिमाग उसके उसमें तो आएगा नहीं कि हाँ ये बच्चा इतना दूर की भी सोच सकता है ना। तो रोकने की तो बहुत कोशिश की जाती है, बट कहते हैं ना, जो रोका नहीं जा सकता उसको तुम वैसे भी नहीं रोक सकते, है ना। हुँ। तो ऐसे ही वो अंदर चले गए थे, और उसके बाद उन्होंने कमेंट करने पास कर दिए, गार्ड को पता चल गया कि ये लोग बाहर जा रखे हैं। अब वो बाउंड्री के चारों तरफ जहां जहां से हम बाहर जा सकते थे, वहां वहां पे सब खड़े हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल सर को कॉल कर दी, सब टीचर्स आ गए, सारे हाउस मास्टर आ गए, सब दिख रहे हैं। और जैसे हम बाउंड्री के पास आए, हम चेक करते थे पहले कि गार्ड कहाँ पे है। हुँ, हुँ। दिमाग भी हमारा बहुत तेज हो गया था उस टाइम पे, हमें चेक करते थे कि गार्ड कहाँ पे है। हुँ, हुँ। अब उधर सोलर पैनल के पास एक बेल रहती थी, जब गार्ड वहां पे रहता था तो हम यहाँ से बाउंड्री टप के अंदर जाते थे। बट जैसे हमने देखा कि वहां पे सब टीचर लोग खड़े, हमारे सबके हालत खराब हो गई। फिर भी हमने कोशिश करके हम अंदर जम करके चले गए। हम सबसे पहले गए शिवालिक हाउस में, शिवालिक हाउस के पीछे से गए, और वहां से हमने देखा कि टीचर लोग सब हाउस में जा रहे हैं, अपने जो जो हाउस मास्टर है सब हाउस में जा रहे हैं, और वहां पे बच्चों की काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी ऊपर से, मैं हाउस कैप्टन था, हुँ। मेरे को बाद में सुनने में आया, जो मेरे क्लासमेट थे वो बोलते हैं, तन्मय समझदार सर हमारे हाउस मास्टर थे, वो हमारे कमरे में आए और वो हमें ऐसे उठाते हैं, रोहित चलो उठो खड़े, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अरे रोहित तब ना उठे जब रोहित हो वहां। रोहित तो वहां है ही नहीं। हाँ, ठीक, और रोहित ने क्या किया हुआ है, जो हाँ, हमारे बैग होते थे, हाँ, जो लगेज होते थे, है ना, वो रजाई के अंदर रखे हुए, हाँ। पूरा उन्हें लगता है कि आदमी सो रखा है बढ़िया तरीके से। अब थोड़ा अगर मेरे साथी थोड़ा समझदार होते, तो वो उठ के मेरी जगह वो काउंटिंग कर लेते, हुँ, हुँ। है ना। पर उनके दिमाग में इतना कुछ आया नहीं। अब जब सर 2-3 बार आए कि रोहित उठो काउंटिंग करनी है, रोहित खड़ा ही नहीं उठे। और जब सर ने वो हटाया वहां बैग रखे हुए, सर भौचक्के हो गए, कह रहे रोहित हमारा हाउस कैप्टन ही गायब हो रखा है, तो और क्या देखें। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद जो वाइस कैप्टन थे साजन, उनको उठाया, फिर उन्होंने काउंटिंग करवाई। अच्छा। फिर वहां पे मेरे को बचाने की कोशिश की गई कि सर नहीं, नीचे जूनियर डॉर्मेट्री में सो रखा है, उसका भतीजा उसके साथ सो रखा होगा। और मैं एकदम आ भी गया था पीछे से, तो हमने जो आपने बोला ना कि वहां सरिया हुँ। होती, उसको निकाल के, बिल्कुल वो निकाली हुई थी, मैं अंदर घुसने भी वाला था, पर तब तक उधर गार्ड ने टॉर्च मार दी, हाँ। और मैं पकड़ा गया। फिर अब हमने कहा कि अब हमने सीधे समर्पण कर दिया कि हम अब नहीं कुछ हो सकता है, काउंटिंग वैसी हो चुकी है, अब नहीं कुछ हो सकता है। तो हमने हार हार मान ली। फिर हम जो भी 10-12 बच्चे थे उनको उठा के रात को 2 बजे हमें गर्ल्स मेस में ले गया, सबके नाम नोट किए गए, कौन कहाँ गया था, सब ऐसे क्या पूछा गया कि क्यों गए थे, क्या गए थे, ऐसे। उसके बाद हमारे पेरेंट्स को सुबह कॉल कर दी गई कि जाइए आप घर लेके जाइए, आपका बच्चा ऐसा ऐसा पकड़ा गया है, बस। और ये बिल्कुल सही बात है कि आज भी, अब मुझे लगता है आज भी बच्चे जाते होंगे, हुँ। जरूर जाते होंगे।
तो अब वो है जिस दिन दिन खराब हो, ऐसे गए बहुत बार थे पर जिस दिन दिन खराब था उस दिन पकड़े गए। तो घर वालों ने कुछ बोला नहीं क्या? घर वाले अब बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? पर इतना था कि अब देखो, हमने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड था हमारा, मतलब हम अच्छे स्टूडेंट्स में आते थे। तो इवन जब पेरेंट्स आए, जब पापा लेने आए थे, तो वहाँ पे भी जो हमारे हाउस मास्टर थे, वो तारीफ़ कर रहे थे कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि रोहित ऐसी हरकतें कर सकता था, ये तो बहुत अच्छा लड़का था, ये वो। मैंने कहा चलो कम से तो कम, फिर हमने कहा कि सर भी वही बोलते हैं, चलो कभी-कभी हो जाता है, और ऑब्वियस सी बात है हो जाता है, इस एज में टीनेज है, लगभग हम उस टाइम पे 15-16 साल के रहते हैं, तो उस टाइम पे रहता है, तो बस हाँ, थोड़ा कुछ गलत काम किया नहीं, शादी में जाते थे, डांस-वांस करते थे, बस वापस आ जाते थे, बस नाचने के लिए जाते थे और कुछ नहीं होता था। मतलब थोड़ा-सा फ्री होने का मन करता बस था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ना मैंने स्टार्ट में बोला था कि जब बच्चा वहाँ जाता है तो उसे लगता है मैं फ्री हो गया हूँ। हुँ, हुँ। बट जब वो वहाँ 6 साल रहता है ना तो उसे लगता है यार अब ये ना 4 दीवारी के अंदर वही, भले वो दुनिया है उसकी, बट कहीं न कहीं वो फिर वो भी थोड़ा अपना स्ट्रेस कम करने बिल्कुल, के लिए होता है जाना ऐसा। जाना चाहता है। नॉर्मल स्टूडेंट है और जो बोर्डिंग स्टूडेंट है, इनमें क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या लगता है आपको? देखो, मेन जो डिफरेंस आता है वो आता है डिसिप्लिन का। हुँ, जो बोर्डिंग वाला है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, हुँ, डिसिप्लिन्ड होता है। हुँ। बट जो आपके पास ये रेगुलर स्टूडेंट होता है, या डे बोर्डिंग में नहीं बोलेंगे, जो क्या बोला आपने? नॉर्मल स्टूडेंट हाँ, होते जो हैं। नॉर्मल स्कूल वाला होता है, डिसिप्लिन उनमें भी होता है, बट जिस लेवल का डिसिप्लिन एक नवोदय वाले बच्चे में होता है, उस लेवल का डिसिप्लिन किसी नॉर्मल बच्चे में नहीं होता है। बिकॉज़ क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी अपने घर वालों के ऊपर हुँ, है ना? और जो यहाँ बच्चा है, जो नवोदय में है, उसकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर है। तो उस वो अपने डिसीज़न खुद लेता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, वो उसके डिसीज़न खुद लेता है। और यहाँ पे बच्चा लेता तो है, सीखता तो है, पर ये जो चीज़ जो नवोदय वाला छठी 7वीं में सीख जाता है, यहाँ पे आके बच्चा 11वीं 12वीं में सीखता है घर में। क्योंकि छठी 7वीं में भी वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो पेरेंट्स के पसंद की चीज़ें करता है, पेरेंट्स बोलते हैं ये करो, वो करो। बट यहाँ पे बच्चा 6, 7th या 8th तक आते-आते तो सीख जाता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इतना तो सीख जाता है। अच्छा। जब आपका 12th हो गया था, तो वो दिन कैसा था आपके लिए जब आप जाने वाले थे? वो बहुत भावुक दिन था, बहुत हम रोए थे काफ़ी, बहुत रोए थे हम। इवन वहाँ ऐसा होता है ना, जब हम 12th में होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज़ बच्चे जाते रहते हैं, हुँ, हुँ। है ना? कॉमर्स वाले जाते हैं, साइंस वाले, मैथमेटिक्स वाले जाते हैं, फिर बायो वाले जाते हैं, या कभी बायो वाले, वो पेपर के ऊपर जैसे डिपेंड रहता है। तो जब जिस दिन अपने साथ वाले जा रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हम इतना रोते हैं ना उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा भावुक पल होता है। उस टाइम में ऐसा लगता है कि ये जो 7 साल हमने, या जो हमने ये 6 साल यहाँ पे बिताए हैं ना, आँखों में नज़र आ रहा है अभी। हाँ, वो बहुत सीरियसली हमारी एक, किसी भी नवोदय वाले से आप पूछोगे हुँ, हुँ। कि भई अगर गॉड आपको एक टाइम रिज़्यूम करने का या टाइम में बैक जाने का अगर मौका एक दिया जाए, मौका, तो आप क्या करोगे? तो देखना वो सबसे पहले ये बोले मुझे नवोदय वाली लाइफ़ वापस चाहिए। आज भी याद आती है ये नवोदय बहुत की? याद आती है, बहुत याद आती कितने फ्रेंड थे टोटल आपके लगभग? है। हमारे देखो, हमारी जो क्लास है उसमें टोटल स्ट्रेंथ 80 रहती हुँ, है हुँ। ना? अब वो भी 12 तक आते-आते कभी 70 रहती है, कभी 75 रहती है, तो मान मैक्सिमम जो सीट है वहाँ पे वो 80 रहती है। हुँ, तो जो नवोदय वाले वहाँ फ्रेंड नहीं बनते हैं, मैं पहली बात बताऊँ, वहाँ फैमिली बनती है। ये नवोदय के फ्रेंड फ्रेंड नहीं होते, ये फैमिली होती है, आफ्टर नवोदय भी काम आते हैं। अब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप नवोदय धुनगिर से पढ़े हो, आप मान लो कि अगर आप देहरादून चले गए, तो वहाँ पे जैसे आपने ग्रेजुएशन में डीएवी में एडमिशन लिया, तो वहाँ अगर आपको कोई नवोदय रुद्रपुर वाला, रुद्रप्रयाग वाला मिल गया, नवोदय चमोली वाला मिल गया, और वहाँ से अगर आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि हाँ, हम नवोदय वाले हैं, तो वहाँ पे ना बाकी सारी बातें बंद हो जाएगी। वहाँ ये बंद हो जाएगा कि आप चमोली से, आप उत्तरकाशी से, आप रुद्रप्रयाग से, वो सब बंद। वहाँ पे यूनाइट यूनाइट होके हो जाएँगे हम नवोदय वाले हैं। हुँ। और वहाँ पे नवोदय की बातें स्टार्ट हो जाती है कि भई हमारे नवोदय में ये होता था, हमारे नवोदय में ये होता था, ये चलता रहता है। मतलब सारे नवोदय में एक ही जैसी कहानी ये है। बिल्कुल, बिल्कुल एक जैसी कहानी है लगभग। और अच्छा। खासकर पहाड़ों के नवोदय की तो बात ही अलग है ना? सही बात है। नवोदय से हमें तो मतलब हम गेम्स में जाते थे, यूपी गए हुए हैं, बरेली, लखनऊ, और स्टेट लेवल पे बच्चे गए हुए हैं। तो जब वो अपनी कंट्री के अलग-अलग स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ से एक कनेक्शन बना के आते हैं। तो वो कनेक्शन है वो 12th के बाद या स्कूल के बाद ही जुड़ा रहता है। अच्छा, जैसे स्टेट लेवल पे, नेशनल हुँ, लेवल पे जाते हैं वहाँ गेम? बिल्कुल जाते हैं सर, अच्छा, तो नेशनल लेवल पे जाते आप हैं। कौन से गेम में गए? मैं 2 गेम में गया था। एक मेरा गेम था खो-खो था। अच्छा, खो-खो में मैं क्लस्टर के बाद आता है हमारा रीजनल, रीजनल लेवल पे गया हूँ और मैं बरेली गया था। हुँ, और एक गेम था हमारा हैंडबॉल, अच्छा, 2 उसमें
गेम्स में गया था मैं। जैसे हम बीएड में थे, हम्म बीएड में हम साथ में थे, हम्म तो बीएड में जैसे वो नहीं क्या बोलते उसके लिए, बास्केटबॉल, हम्म। वो भी तो अच्छा खेलता है। हाँ, तो हैंडबॉल और बास्केटबॉल में ज्यादा फर्क होता नहीं अच्छा। है, ड्रिबलिंग वही होती है बस। हाँ हाँ। बास्केटबॉल में हमें बास्केट पे शूट करना पड़ता है और हैंडबॉल में हमारा गोल होता है, अच्छा। बस। बाकी लगभग वही सेम ड्रिबलिंग वगैरह, बस हैंडबॉल का साइज थोड़ा छोटा, बास्केटबॉल का थोड़ा बड़ा है। हम्म, तो वहीं से सीखी है बास्केट। देखो, गेम्स में तो खेलते थे, गेम्स तो ऐसा कोई नहीं था जो हम नहीं खेलते थे, हम्म, सारे गेम में परफेक्ट है। हम्म, चाहे खो खो खिलवा दो, कबड्डी भी खेली थी हमने, हमने क्रिकेट भी खेला हुआ है। देखो वहां नवोदय में गेम्स में ना कंपटीशन होता रहता है, हम्म, क्योंकि हमारे 4 हाउस थे, नीलगिरी, अरावली, शिवालिक और उदयगिरी। तो इंटर हाउस कंपटीशन चलता रहता था वहां पे। अब जैसे ही टाइम पीरियड, वही टाइम पीरियड कब होता है कि जैसे ही नवोदय ये सेशन खत्म होने वाला होता है, फेब मार्च में आपके पेपर खत्म हो जाता है, उसके बाद जो अप्रैल का मंथ होता है, अप्रैल वाला, तो ये पूरा मंथ हमारा गेम्स सेशन का जाता है। तो उसमें गेम्स होते थे, इंटर हाउस कंपटीशन होते थे, अलग अलग गेम्स की अलग अलग टीमें बनती थी। तो हम तो हाउस कैप्टन थे, तो हम तो हर जगह जाना था, है ना। हम्म, तो हम हर एक स्पोर्ट्स में हमने पार्टिसिपेट किया था। हम्म। अब चाहे वो खेला आए ना आए, जैसे कबड्डी मेरे को खेलना आता नहीं था, नहीं नहीं, तो जो सिंपल। नवोदय वाले बच्चे हैं ना वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं गेम, हाँ वही, कंपैरिजन टू वही उनको नॉर्मल मैं स्टूडेंट। बोल रहा हूँ ना, उनका रूटीन है, क्योंकि वो 6 से लेके 12 तक वही चीज रूटीन 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 पे करते आ रहे हैं, डेली प्रैक्टिस वाला है, तो उनकी आदत बन जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को कबड्डी खेली, मैंने कबड्डी वहीं सीखी। अच्छा। नवोदय में ही सीखी थी, हाँ, बस। तो ठीक इसलिए है। सारे गेम्स में सभी का हाथ टाइट, हाथ एकदम साफ रहता है। अच्छा, जो नवोदय वाले फ्रेंड है, हम्म। आज भी उनसे बात हो बिल्कुल जाती है बिल्कुल बिल्कुल, सबसे? आपको एक अच्छी बात बताते हैं हम्म, कि नवोदय वाले जो फ्रेंड्स है, हमारा आज भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हम्म, उस पे हमारे जितने भी बैचमेट थे वो सारे उस ग्रुप में है अभी भी। अच्छा। किसी का कोई फंक्शन होता है, किसी के यहाँ कुछ खुशखबरी है, दुख खबरी है, सब बातें उसमें शेयर होती है। हम्म, कभी कुछ प्लान बनना है, आओ मीटअप करते हैं, तो वहीं पे तो जिससे पॉसिबल हो जाता है वो आ जाते हैं। ये कभी अच्छी। किसी की शादी है, अभी हाल ही में एक मेरे दोस्त की शादी थी, डॉक्टर राहुल रावत की, डॉक्टर है वो भी, हम्म, अभी एमडी कर रहे हैं हम्म, लुधियाना से। तो हम गए थे यहाँ पे, जस्ट चामी के ऊपर उनका एक गाँव है, थुआण गाँव, सही बढ़िया। वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पे भी आए थे हम, 10-12 दोस्त लोग आए थे, बढ़िया एंजॉय किया हमने, दोबारा रीयूनियन हो गया हमारा ऐसे। ऐसे ही कल के दिन किसी और की शादी होगी, कल के दिन मेरी शादी होगी, तो वहाँ दोबारा आ जाएंगे सब हम्म, लोग ना। ये भी है। तो ये लाइफ टाइम वाली फ्रेंडशिप रहती है हमारी। तो हम्म। बीएड करने का इरादा कहाँ से आया? ऐसे ही कर ले मजाक मस्ती में, या फिर नहीं, कैसे बीएड बीएड करने का मेरा वैसा कोई उतना, कि वाकई में टीचर बना था? नहीं नहीं, टीचर का जो बनने का सपना था, ये मैं इंस्पायर हुआ था अपने 2 टीचरों से। एक हमारे फिजिक्स के सर थे, प्रदीप कुकसाल सर, बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते थे, और उनकी कहानी भी लगभग यही है, जैसा मैं जिस स्टेज में मैं जा रहा हूँ, हम्म, वो भी मेरे सुनने में ऐसा आया था। अब ये बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत है, ये मुझे नहीं पता, बट वो जब उनका सिलेक्शन हुआ था, उससे पहले वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, या उनका खुद का कोचिंग था, वहाँ पे वो पढ़ाते थे, मेरे सुनने में ऐसे आया है। अब ये कितनी बातें सच है मुझे नहीं पता, बट जो उनका वे ऑफ टीचिंग था वो बहुत ही प्यारा, बहुत वहाँ पे, मतलब वहाँ पे लग के ऐसा, फिजिक्स जैसे बच्चों को आज लगती है ना कि फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, और है भी, रियली में है, बट जो चीजें हमें प्रदीप कुकसाल सर ने पढ़ाई थी, एकदम दिल जीत लिया था उन्होंने। तब जाके वहां से मुझे, मेरे मन में आया कि पहले वैसे जो मेरा फर्स्ट एम था, मुझे डॉक्टर बनना था, सीरियसली मुझे डॉक्टर बनना था, मेरे को बायो से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, हम्म, और बायो से मैं इंटरेस्ट जागा वो हमारे तन्मय समझदार सर से जागा। वो भी उनका वो जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। तो मेरे को, मेरा ड्रीम था, मेरे को डॉक्टर बनना था, बट कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं, नहीं ले पाई, बायो नहीं ले पाई, तो मैथ ले ली। उसके बाद मैथ में हमारे सैनी सर से बहुत डर लगता था। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, क्यों? पता नहीं डर क्यों लगता है। वो उनको, उनकी हाइट लगभग 7 फीट हाइट थी उनकी, अच्छा। 7 फीट हाइट। और जब वो ऐसे हम कुछ कर रहे हो, मैथमेटिक्स ना, वैसे मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइट ही था मेरा, 12 तक हाथ टाइट था उतनी, क्योंकि मैंने बोला ना मैं पहले से ही डॉक्टर बनना चाह रहा था, बायो। है ना, बायो में ज्यादा इंटरेस्ट था मुझे, तो मैथमेटिक्स इतनी खराब भी नहीं थी, बट जब टीचर सामने खड़ा हो, आपके सर के ऊपर खड़ा हो, तो मुझे अभी तक वो इंसिडेंट याद है कि उन्होंने मुझे बोला था कि कोऑर्डिनेट्स के एक्सिस खींचिए, है ना, अभी जानते होंगे कोऑर्डिनेट, हाँ जब एक्स कोऑर्डिनेट्स। एक्सिस वाई एक्सिस खींचते हैं, तो उन्होंने कहा कि बताइए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कहाँ पे है। हाँ। तो मेरे जस्ट सर के ऊपर खड़े हो गए, तो मैंने अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर दिया था, मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिए थे, और ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट किया था मैंने, और जो वर्टिकल लाइन है ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी थी। सर मेरे को, अच्छा यू होती है, हम्म, और सर का इतना बोलना हुआ, यू होती है।
और मैं दिमाग नहीं, नहीं सर ये नहीं होता। जबकि एक्स सही को था वो। हाँ, जबकि सही था। सही था वो। एक्स काट हाँ, के वाई और वाई काट के एक्स। हाँ, तब जो सर ने ऊपर एक घूंसे मारे, अच्छा ये होती है। हाँ, नहीं, नहीं सर ये अरे हाँ, तू तो खुद ही कन्फ्यूज़ हो रही। ऐसा मतलब उनकी लैंग्वेज थी। डर तो पहले से था और ऊपर से अगर तुम्हारे वही है ना, डर आपको और डराता है। हाँ, ऐसा डर आपको और डराता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है उस माइंड टाइम पे। ब्लर हो जाता है ना, हाँ, पूरा। ऐसे। तो वो चीज़ें याद है मुझे भी। तो सर पर ऐसा नहीं कि ऐसा बहुत वो भी करते थे, सर बहुत केयरिंग थे। मतलब कभी किसी को कोई नीड की ज़रूरत हो तो सैनी सर बहुत सपोर्टिव थे। बट एक डर होता है, एक टीचर को देख के होता है ना, सभी का होता है, सभी बच्चों का होता है कि एक ऐसा टीचर होता ही होता है जिससे बच्चे डरते हैं। मारते थे ना वो टीचर? देखो, टीचर मार तो पड़ती थी, बिल्कुल पड़ती थी। अच्छा। बहुत बहुत बुरी तरीके से मार भी खाई है हमने। हुँ, और वो ज़माना था जब टीचर मारता मारते था थे। और वो ऐसे नहीं मारते थे किसी गलत काम के लिए, है ना? हुँ, मतलब किसी ऐसे नॉर्मली नहीं मारते थे। अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तभी मार पड़ती थी। हुँ, अब भाई अब कोई स्कूल से भाग के जाएगा, कहीं पे जाएगा या किसी के साथ कोई बदतमीज़ी करेगा, तो मार तो खाएगी, हुँ, है ना? या मार तो खाएगा ही। हुँ, तो इस ये मार पड़ती थी। अब हुआ था इंसिडेंट हुआ था, हमने एक जूनियरों को मार दिया था, है ना? वहाँ देखो पॉज़िटिव और नेगेटिव बात की बात कर लेते हैं वहाँ पे ना कि नवोदय में बहुत सारी तो बातें पॉज़िटिव ही हैं। बट जो एक नेगेटिव बात थी वो रैगिंग वाला होता था। अब जहाँ हॉस्टल है रैगिंग तो चलती ही है, कोई कितना भी कर ले रैगिंग होती है। बट रै उस वर्ड को रैगिंग बोलना बेकार है, बट वहाँ पे एक डिसिप्लिन जो बना के रखता था नवोदय में, एक सीनियर ही बना के रखता है। हुँ, आज के टाइम में देखता हूँ मैं कि जो इन्होंने किया है सीनियर सेक्शन अलग कर दिया है, जूनियर सेक्शन अलग कर दिया है, तो जूनियरों को मन में वो डर है नहीं अभी फ़िलहाल। तो वो सीनियरों के साथ वापस उल्टा भिड़ जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि सीनियर से कैसे बात की जाती है, रिस्पेक्ट नहीं सिखाए जाते हैं। क्योंकि अगर किसी ने सीनियर ने कुछ बोल दिया बच्चे को तो जाके वो कंप्लेन कर देगा कि हमारी रैगिंग हो रही है। और आजकल आपको तो पता ही है एंटी रैगिंग जो लॉ बना हुआ है उसपे तहत तो पूरा करियर ही खराब हो जाता है। तो फिर हुँ, बच्चा यही सोचता है कि छोड़ो ना मेरा क्या जा रहा है। अब जब अच्छा। से ये मेरा क्या जा रहा है, जब से लोगों ने अपना देखना स्टार्ट किया है तब से सब बर्बादी हो रहा है। कभी किसी बच्चे की रैगिंग की? रैगिंग नहीं, देखो हम बोल रहे हैं ना रैगिंग नहीं बोलते हुँ, उसे। ये वही है कि किसी ने कुछ गलती की होगी तो उसे मार पड़ी होगी, ज़रूर मार पड़ी होगी। हुँ, हुँ। अब बहुत मुझे पता है अगर कोई देख रहा होगा तो शायद कमेंट भी करेगा हाँ, अब उन्हें पता है कि मेरा निकनेम क्या था, वैसे मैं फेमस था, बहुत फेमस था। क्या था निकनेम? मुझे वहाँ पे खत्री के नाम से बुलाया जाता था। अच्छा। है ना? जैसे बीएड में हमने साथ में बीएड किया, तो उतनी अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई हमारी, हुँ। ऐसा क्यों? मतलब हाँ, देखो बीएड में अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा बीएड करने का उतना कोई मन था नहीं। हुँ, मेरा पहले अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं मास्टर करने अपना श्रीनगर चला गया। मैंने मास्टर फिज़िक्स से किया है हुँ, और मास्टर के बाद मेरे वहाँ कुछ दोस्त बने हैं, राजीव, शंकर, ब्रिजेश, नीरज, कैलाश, है ना? ये लोग कुछ मेरे दोस्त बने। तो मेन हम 3 थे पहले कौन? मैं, हुँ, शंकर और राजीव। ये अच्छा। शंकर और राजीव दिल्ली से आए थे। हाँ, वो डीयू से पढ़े हुए बच्चे थे और हम नॉर्मल डीएवी से पढ़े हुए बच्चे थे। तो जो वहाँ के लोकल बच्चे थे, श्रीनगर के ही जिन्होंने श्रीनगर बिरला से अपना ग्रेजुएशन करके चौरास में वो मास्टर कर रहे थे। तो उन्हें लगता था ये तीनों ही दिल्ली के हैं। उन्हें लगता है ये तीनों डीयू से आ रखे हैं, पर उन्हें क्या पता कि मैं तो यहीं उत्तराखंड का ही हूँ। तो वो मेरे को पहले से अलग रखते थे उनके साथ। तो जब मैं उनके साथ आता था तो उनके साथ मैंने बहुत चीज़ें सीखी थी कि भाई जो जो बच्चा डीयू से पढ़ के आ रहा है, तो भाई डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में काफ़ी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे, बट वहाँ से भी एक नाम है अपना। तो मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी, तो उन्होंने बताया कि भाई आगे नेट होता है, सीएसआईआर होता है, जेआरएफ होता है, जेस्ट होता है, टिफर होती है। इतने एग्ज़ाम थे जो हमने कभी सुने नहीं और मुझे हुँ, भी नहीं पता कि मुझे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा इधर का बच्चा है ना, उसको ये चीज़ें पता नहीं होगी। नहीं है पता बस होगा। उसके लिए सिर्फ़ आईआईटी पता है, उसे जेईई पता है, उसे नीट पता है, उसे एयर फोर्स पता है, ये चीज़ें पता है। उसे ये नहीं पता कि मास्टर के बाद जेस्ट भी होता है, उसे ये नहीं पता उसे टिफर भी होता है, आइज़र का फॉर्म भरा जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं। एरिस एरिस का फॉर्म भरा जाता है। हुँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पता चली। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करते हैं कि इसके बाद हम अपना नेट भरेंगे, सीएसआईआर देंगे, उसके बाद हम पीएचडी करेंगे, जेआरएफ लेंगे, एसआरएफ लेंगे, फिर हम प्रोफ़ेसर बनेंगे। तो टीचिंग का तो पहले से था, वो अपने टीचर से इंस्पायर होके मैं टीचिंग में तो जाना ही था। हुँ, हुँ, बट ये नहीं सोचा था कि मैं इतने हायर लेवल पे प्रोफ़ेसर लेवल की तब समझ आई जब मैं वहाँ मास्टर करने गया था अपना। हुँ, हुँ, अगर मैं शायद वहाँ मास्टर करने नहीं जाता तो शायद इतना कुछ वो पता नहीं होता। तो जस्ट वेस्ट हो गया था, क्वालीफाई हो गया था मेरा, जस्ट क्वालीफाई हुआ था। बट उस टाइम आई थिंक मैंने किया नहीं था, हुँ, हुँ, ना एक एग्ज़ाम होता है, तो वो क्वालीफाई हो गया था पर मैं गया नहीं। हुँ, क्योंकि मैं फिर अपना हमने प्लानिंग कर ली थी कि इसके बाद दिल्ली जाना है, जीएसआरआई में जाना है, वहाँ पे हम बढ़िया से नेट की प्रिपरेशन करेंगे।
फिर जैसे हमारा मास्टर कंप्लीट हो गया तो मैंने घर में बात की कि मेरे को नेट वेट की कोचिंग करनी है। 18 में हमारा मास्टर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद वो पेंडेमिक वाला सिचुएशन 19-20 का है ना, हुँ, तो मेरे घर वालों ने कहा कि ऐसा करो पहले ना वो कर दो, बीएड कर लो, नेट का बाद में होता रहेगा। बट मेरा बीएड करने का कोई मन ही नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा बीएड भी कुछ कोर्स होता है, ये मुझे नहीं पता था कि बीएड करने के बाद ही टीचर बनते हैं उत्तराखंड में, ऐसा हमें नहीं पता था। तो घर वालों ने बोला कि ऐसा कर कि अपना बीएड कर ले यहाँ से और उसके बाद चले जाना बीएड के बाद। तब तक एक हमारे संदीप सर थे देहरादून में, उन्होंने भी अपनी कोचिंग डाल दी थी। वो भी पढ़ के आए होंगे, जीएस राय वगैरह से पढ़ के आए हैं, दिल्ली से पढ़ के आए हैं, अपनी कोचिंग वोचिंग करके आए, तो उन्होंने देहरादून में अपना एक इंस्टीट्यूट डाल दिया था। तो मैंने क्या किया कि वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया नेट की कोचिंग के लिए और यहाँ से अपना बीएड भी डाल दिया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं बीएड में गया ही नहीं था। हुँ। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने ऐसे निकाला जब मैंने मैं, देखा भी नहीं था। है ना, जब मैं एग्जाम दिया, एक बार मैंने अटेम्प्ट दिया था नेट का, उसके बाद जब कोर्स खत्म हो गया था, पूरा हो गया था, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं था। तो फिर वहाँ कॉलेज से कॉल आने लग गया कि भाई ये तो बंदा आता ही नहीं है। फिर उसके बाद से फिर सेकंड सेमेस्टर से मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया जी, था। उस टाइम कोरोना भी हाँ, आ गया था। उसके बाद जैसे हमारा सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ, थर्ड सेमेस्टर था, उस टाइम पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। हुँ, फिर हम कहाँ से एक दूसरे को जान पाते फिर, हाँ, वो भी है। है ना? हुँ। बस वो इतना ही। जब हम वो आपका सेक्शन अलग था, आप बी हाँ, सेक्शन सेक्शन वाले, मैं ए सेक्शन वाला, है ना? हाँ, फिर ये भी तो था। वहाँ सेक्शन का भी फ़र्क पड़ जाता है। जबकि हम एक ही क्षेत्र से थे, वही। और है ये ना? तो बाद में पता चला कि हम तो एक ही क्षेत्र वाले हैं। हुँ, वहाँ बाद में पता चला कि इतने सारे लोग हम एक ही हुँ, जगह के हैं। ये भी है। हाँ, तो ये वो रीज़न था जिस वजह से हम एक-दूसरे को जान नहीं पाए। जैसे बीएड के बाद जैसे बीएड खत्म होने के बाद हुँ। आपने जॉब करी थी हुँ। किसी कोचिंग में पढ़ाया था हुँ, आपने, हुँ, हुँ। तो वहाँ अच्छी खासी सैलरी मिली थी। जो मैंने लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें पहले स्क्रीनिंग वाला होता था। तो उसमें हमें जीएस पढ़नी पड़ती थी, ये हिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती थी। अब हम साइंस वाले बंदे, आज तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना? तो उसमें फिर भी हमने किया, चलो यार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। उत्तराखंड पढ़ो, जीएस पढ़ो, फिज़िक्स, ये ज्योग्राफी पढ़ो, उसके बाद अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ो। तो उस टाइम पे मेरा जो रह गया था, वो 0.25 से रह गया था। मुझे अभी पता है कि 64 पे हमारी कट ऑफ, 64 या 65 पे कट ऑफ रुकी थी, जो फिजिक्स वालों की, ओबीसी कैटेगरी में, और मेरी आई थी 64.75। फ्री में। हाँ, प्री में। तो वहाँ 0.25 से मैं रह गया था, ठीक। अगर वहाँ हो जाता तो शायद, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी पकड़ थी, बट अब वो तो आगे की बात है, क्या होता क्या नहीं होता। बट वहाँ पे जो प्री में रह गया, जो वहाँ रह गया, उसके बाद से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले मैंने पढ़ाया नहीं था, पहले हमने खुद की प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, वो बाकी होम ट्यूशन मैं देता रहता था। वो तो मैं ग्रेजुएशन के बाद वहाँ श्रीनगर में था, तो होम ट्यूशन बच्चों को 11th-12th वालों को मैं पढ़ाता रहता था। तो उसके बाद जैसे ही ये रह गया मेरा, 0.25 से रह गया, तो उसके बाद से मैंने सोचा अब मैं कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि अब आगे फॉर्म कब आते हैं, क्या आता है, हमें नहीं पता था। उसके बाद अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट किया। पहला जो मेरा कोचिंग था वो किया था मैंने, क्या है, 2020। नहीं, नहीं, पैंडेमिक के बाद की बात है, 21 में। अच्छा। 21 में गया था मैं एक, उस इंस्टीट्यूट का नाम भूल रहा हूँ मैं। वहाँ मैंने स्टार्ट किया था, बट वहाँ मैं टिका नहीं था, वहाँ मैंने पढ़ाया नहीं, वहाँ मैं सिर्फ 1 हफ्ता रहा हुँ, और 1 हफ्ते के बाद मैं शिफ्ट कर दिया था त्रिशूल डिफेंस अकेडमी। हुँ, तो ये मान के चलो कि त्रिशूल डिफेंस अकेडमी वो मेरी पहली अकेडमी है, जहाँ से मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था। तो वहाँ मैंने पढ़ाया, वहाँ मैं जब गया, तो मैंने देखा कि हमारे एरिया के ना बहुत बच्चे आ रखे हैं। यही बड़कोट रीजन के 1-2 बच्चे हैं, वो अभी कमेंट करके भी देख लेंगे कि हाँ, वो थे या नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि आप तो बड़कोट के हैं। मैंने कहा हाँ, आप कैसे जानते हो कि हम भी बड़कोट के हैं? 2-4 से पूछ के मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तैयारी करने आ रखे हैं, बच्चे कर रहे हैं तैयारी। फिर उसके बाद मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट और पकड़े। एक ब्रिगेडियर डिफेंस अकेडमी थी, एक नोबल दून डिफेंस अकेडमी थी, फिर एक कर्नल अजय सिंह डिफेंस अकेडमी थी। बहुत सारी डिफेंस अकेडमी पकड़ी हुई थी। हमारा जो मेन फोकस होता था वो एनडीए वगैरह को पढ़ाना होता था, डिफेंस में जाना होता था। फिर बीच में ये 2-4 इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे नीट लेवल का पढ़ाना होता था, तो नीट लेवल की भी तैयारी हमने करवा रखी है ना? तो जब मैंने ये देखा, लगभग 4-5 साल, 21 से मैंने स्टार्ट किया था और 23 तक मैं ये बहुत इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा, बहुत जगह पढ़ाता रहा मैं। तो मैंने बहुत जगह देखा कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत जगह आ रखे हैं, बहुत जगह आ रखे हैं। फिर मैंने ये डिफेंस वाली छोड़ के मैंने एक दूसरी लाइन पकड़ी, मर्चेंट नेवी। तो 24 में मैंने जेएमडीआई एकेडमी ज्वाइन की थी। उनका नाम ही जय माता दी एकेडमी है, जेएमडीआई एकेडमी, वो मैंने ज्वाइन की थी। तो वहाँ लगभग मैंने 1.5 साल पूरा काम किया। तो उसके बाद ये लेक्चरर की वैकेंसी दोबारा आ गई थी, तो मैंने वहाँ सर को बोला कि सर अभी हमारे पेपर आ गए, तो मेरे को अब रिजाइन करना पड़ रहा है, मेरे को अपनी प्रिपरेशन खुद से करनी है।
अब फिर वो पेपर दोबारा से हाँ, पोस्टपोन्ड हो गया डिले था, हो ये गया। कहानी आपको सब पता है। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद मैंने फिर देहरादून मैंने छोड़ दिया। फिर जब मैंने सब एकेडमी छोड़ दी, अच्छा खासा पैसा मिलता था, कितना बहुत मिलता था लगभग? सैलरी कितनी थी? सैलरी अच्छी खासी थी, ये मान के चलो 50 अबव थी हमारी सैलरी, अच्छा, है ना? तो उससे ऊपर आप लगा सकते हैं आइडिया। ऊपर से एचओडी था मैं वहाँ पे, एचओडी इन द सेंस मेरे अंडर 3 फिजिक्स टीचर और थे। तो इस हिसाब से अब ऑन कैमरा बोलना ठीक नहीं है, बिकॉज़ हुँ, हुँ। बहुत इश्यूज़ होते हैं। हाँ, हाँ। तो अच्छी खासी सैलरी थी। तो वहाँ से छोड़ के फिर मेरे दिमाग में तो मेरा ये 2023 में चल गया था, जब मैं वहाँ बच्चों को देख रहा था कि हमारे इधर के जब बच्चे यहाँ आके पढ़ रहे हैं, यहाँ कितना पैसा दे रहे हैं और रेंट दे रहे हैं, नीचे एकेडमीज़ की फीस लगभग 60,000 है, 1 65,000 है, 1 एक ही लाख बार हाँ। पे करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो मेरे को कहीं न कहीं आ रहा था यार कि हमारा पहाड़ का बच्चा, मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ कि इतना पैसा एक बार में देना पॉसिबल नहीं होता है। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने इलाके में अपना एक इंस्टीट्यूट डालता हूँ। ये कब आया मन में? तो ये मन में आ गया था 23 में, 43 में। बट वो बोलते हैं ना कि एक मन में आना और एक उसे उसे अप्लाई करना। एम्फसाइज़ करना, अप्लाई हाँ, करना। तो अप्लाई करते-करते 24 से 25 निकल 25 गया, हो है गया। ना? हाँ। अब लास्ट टाइम जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, अब क्योंकि वहाँ अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, तो मैं वहाँ सेटल हो गया था, अच्छा खासा पे ऑफ मिल रहा था मेरे को, हुँ, तो मैं सेटल हो भी गया था। बट जैसे ही दोबारा से ये लेक्चरर का एग्ज़ाम आया, तो इससे एक मन बन गया कि अभी हटना है, अभी बैठता हूँ, अपने आप तैयारी करता हूँ। तो अब जब उसके बाद ये दोबारा पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम, तो उसके बाद वापस जाने का मन ही नहीं किया। पैसा तो था, वहाँ पे बोला हुआ था कि आप वापस कभी भी वापस आ सकते हैं, पैसा भी था। बट यहाँ से मुझे ये कहीं न कहीं कुछ इंडिकेशन है कि चलो वापस चलो, वापस चलो। फिर मैंने जुलाई में अपना देहरादून छोड़ के और जुलाई 25 में मैं वापस यहाँ शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे जो मेरी पहली क्लास स्टार्ट हुई थी, 15 जुलाई से मेरी पहली क्लास स्टार्ट हुई थी यहाँ पे बिडकोट में अपने सेंटर में। और जो बाकी सेंटर का नाम तो महाविद्या क्लासेस है ही, है महाविद्या ना? क्लासेस। वो जो पहला रिजल्ट आया हमारा, वो अभी एक बच्ची है एसजीआरआर की, नंदनी रावत, 93% के साथ। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और एक और बच्ची है जानवी, उसकी भी वो अच्छी बच्ची थी, बट एनी हाउ उसके परसेंटेज कम रह गए, 88 समथिंग उसके भी हैं। 88 हाँ। हाँ, तो काफ़ी अच्छा 10th में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। बट मुझे पता है अभी ये स्ट्रगल फेज़ है, अभी पेरेंट्स के साथ वो ट्रस्ट बनाना, हुँ, उसमें टाइम लगेगा अभी। और यहाँ पे ठीक है, अब जो सोचा है देखते हैं कब तक कितना टाइम में वो अचीव कर पाते हैं। हुँ। अब जैसे यहाँ पे आप 11th-12th वालों को पढ़ाते हैं, हुँ, साइंस, हुँ, जैसे फिज़िक्स आप ही पढ़ाते हैं। हुँ, तो जैसे हमारे यहाँ के बच्चे देहरादून जाते हैं, हुँ, जैसे नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, हुँ। जेईई की तैयारी करते हैं, तो आप कब से कर रहे हैं मतलब स्टार्ट की जी, जी, नीट नीट और जेईई की तैयारी? कब बिल्कुल। सोचा है आपने? बिल्कुल, बिल्कुल सोचा है। अभी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरा माइंडसेट था कि मुझे अपना मीडियम इंग्लिश मीडियम ही रखना है। क्योंकि हमारे एरिया में थोड़ा इंग्लिश बहुत वीक होती है बच्चों की, और ये जो लैंग्वेज बैरियर आता है, ये आता है क्योंकि हुँ, आगे जो हायर एजुकेशन में जाते हैं तो इंग्लिश बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे। तो मैंने जब यहाँ आया था तो मैंने इंग्लिश मीडियम ही रखा था अपना। बट यहाँ मोस्ट ऑफ द जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम में है नहीं। मैक्सिमम स्कूल यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले हैं। तो फिर मैंने बाइलैंग्वेज स्टार्ट कर दिया। मैं इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, हिंदी में पढ़ाता हूँ, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। अब धीरे-धीरे मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि पहले तो मैंने स्टार्ट किया था, मैं 9th, 10th, 11th, 12th के अलावा कोई क्लासेस नहीं लूँगा बच्चों की। बट इस साल से हमने अपना नवोदय का बैच भी स्टार्ट कर दिया, आरएमएससी सैनिक स्कूल फाउंडेशन बैच इवन स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने ये सोचा है कि अगर मेरे पास कोई बच्चा अभी 9th क्लास में आ जाता है और वो 12th तक मेरे साथ रहता है, 9 से 12th 4 साल, तो इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि उसे कि कोई भी नीट कोचिंग जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे कोई जेईई एडवांस या जेईई की कोचिंग करने की ज़रूरत है पड़ेगी नहीं। उसका सारा जो फाउंडेशन या जो उसका जो भी डाउट है, वहीं क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। हम यहीं 11th-12th के साथ-साथ लेके चलेंगे, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हाँ, अगर उसके बाद भी कोई एक्स्ट्रा करना चाह रहा है तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लासेस देख सकते हैं। बट फिलहाल हमने ये किया है जो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है। देखो स्कूल में तो स्कूल लेवल का चल ही रहा है, स्कूल का बच्चा वहाँ सीख रहा है। बट स्कूल के बाहर एक्स्ट्रा क्या सीखा जाता है, पेपर कैसे आता है, पेपर का लेवल क्या होता है, पढ़ना तो वही है। देखो स्कूल में जो एग्ज़ाम होगा नीट लेवल का, वो भी तो 11th-12th हुँ, बेस पे होता है। जेईई मेंस का वो भी 11th-12th बेस होता है। बट वहाँ पे जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं, वो नहीं होते जो स्कूल लेवल के होते हैं। वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं। अब स्कूल में इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि भाई स्कूल वालों की अपनी कुछ बाउंडेशंस होती हैं कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उन्हें कोर्स पूरा करना होता है, बच्चों के मार्क्स देने हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसी चीज़ के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं कि थोड़ा हट के
अब स्कूल वाला तो चल ही रहा है, फाउंडेशन उनका स्कूल में क्लियर हो रहा है, बट उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, कैसे उन प्रॉब्लम के साथ टैकल करना है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। अच्छा, जैसे कोई बरकोट का नहीं है, जैसे हाँ, तो कोई गीट का है, हाँ। कोई ऊपर का है, तो अगर उसे करनी है, अगर जैसे जे की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है, तो फिर अगर वो बोले कि बरकोट में ही करनी है, हुँ। तो फिर आप करवाओगे? बिल्कुल देखो, ये प्रॉब्लम मेरे पास पिछले टाइम पे भी आई थी। अब हमें पता है कि जैसे जो हमारे यहाँ से और ऊपर इलाके के लोग हैं, जैसे गीट पट्टी वाले लोग हैं, तो उनका क्या होता है कि सर्दियों में उनकी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ पड़ती है ना? सर्दियों में बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है उधर, तो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ पड़ती, तो बच्चे आए भी थे। पर उस टाइम पे क्या होता है कि डेढ़ 2 महीने के अंदर मैं पूरा कोर्स खींच लूँ, मैं खींच तो लूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें क्या होगा कि जो बच्चा समझ वाला होगा ना, वो समझ नहीं पाएगा। उसे सिर्फ़ ये है, वो बच्चे आते हैं कि सर हमें वो पढ़ा दो जो पेपर में आएगा। यार हुँ, अब ऐसा तो मैं हूँ नहीं कि मैं पेपर सेट कर रहा हूँ कि ये पेपर में, हाँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लो, इसको प्रिपेयर कर लो, हो जाएगा। हुँ, बट अब जब बच्चा ये बोलता है कि सर वो पढ़ा दो जो इम्पोर्टेंट है। अब मान लो कि मैंने बोला ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में नहीं आया, तो बच्चा तो मुझे ब्लेम करेगा, हुँ, राइट? तो उसके लिए भी मैंने सोचा है कि मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पे मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या मैं ऑनलाइन अपना एक ऐप बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसमें रिकॉर्डेड सेशन जाएँगे। तो अगर कोई बच्चा दूर-दराज का, देखो कनेक्टिविटी तो हर जगह है अब, है हुँ, ना? तो उसे बरकोट आने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आसानी से अपने घर में ही मोबाइल पे देख सकता है। जो बेसिक्स है, फाउंडेशंस हैं अपनी, वो वहीं पे घर में ही क्लियर कर सकता है। अब अगर उसके बाद भी लगता है कि अब मुझे प्रैक्टिस के लिए आना है, तो वो प्रैक्टिस के लिए उसके बाद अपना 11th-12th खत्म करके फिर वापस यहाँ पे आ जाए, तो वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर ले आराम से। देहरादून जाने की ज़रूरत है नहीं, है ना? जितना, बिकॉज़ देहरादून तो एक्सपेंसिव भी बहुत है। जितनी फीस वहाँ, अब मैं वहाँ पे जो फीस है आपको पता ही है कि नीट एग्ज़ाम की, अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करें, तो आई थिंक 80-85 हज़ार, तो जैसे एलन, आकाश ऐसे ही कुछ है वहाँ पे। जो नॉर्मल है 60,000 तो नॉर्मल भी ले रहा है, कोई छोटी जो नॉर्मल नाम वाले हैं वो 30-35 हज़ार वो भी ले लेते हैं, हुँ, है ना? तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पहाड़ का बच्चा है, भई अपने पहाड़ का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? हमारा आजकल कनेक्टिविटी देखो, रोड हर जगह पहुँच चुकी है, नेटवर्किंग हर जगह हो चुकी है। अब जो 2 चीज़ें हैं वहाँ पे पहाड़ पीछे रह रहा है, वो है एजुकेशन और हेल्थ, हुँ, है ना? एजुकेशन में हम कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ में हमारे ही जैसे कोई भाई-बंधु अगर हो, जो डॉक्टर फील्ड में हो, वो कुछ अपने लिए करना चाहे, तो वो वहाँ आके डाल दे अपना, हुँ, है ना? तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से जो पलायन, इससे क्या होगा, इससे पलायन भी रुकेगा। हुँ, बिल्कुल। क्योंकि हमें पता है कि हम देहरादून रहे हैं बहुत साल, लगभग 10-15 साल हम देहरादून रहे हैं। तो वहाँ की स्थिति क्या है? हाँ, अभी के लेवल के लिए तो मैं बोलता हूँ कि 12th तक तो बच्चा बड़कोट में पढ़े, पर हायर स्टडी के लिए देहरादून जाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आज की ये जो मौजूदा हालत है, इसमें हायर एजुकेशन के लिए बच्चे को जाना ही पड़ेगा, देहरादून जाना ही पड़ेगा। बट अगर हमारे ही एरिया में, हमारे इलाके में हायर एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, अच्छे यहाँ कॉलेजेस मिल जाए, अच्छे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो बच्चे को आई थिंक कोई जाने की नीड होनी नहीं चाहिए, है ना? बाकी ये पर्सनल डिपेंडेंसी बच्चे की है, वो कहाँ जाता चाहता है। जैसे आज के युग में जैसे एआई का ज़माना आ गया, तो हुँ। टीचर के लिए मुश्किल हो गया पढ़ाना या आसान हो गया? देखो, हम बोल रहे हैं कि जो एआई है, ये दोनों तरफ से, बोलते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप अगर इसका पॉज़िटिव साइड लेके चलोगे, तो पॉज़िटिव भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप इसका नेगेटिव लेके जाओगे, तो नेगेटिव भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसका यूज़ किस तरीके से कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इसका पॉज़िटिव वे में यूज़ कर रहे हो, तो ये पॉज़िटिव है। अगर आपका यूज़ नेगेटिव में कर रहे हो, तो नेगेटिव है। अब आपका कहने का सेंस क्या है, ये आप मुझे एक बार समझा दीजिए। आप किस सेंस में बात करना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट है, हुँ, स्टूडेंट जैसे आपने पढ़ा दिया, हुँ। तो उस चीज़ को बच्चा एआई से पूछ के भी तो कर सकता है। उसमें टीचर की क्या ज़रूरत है? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर सब कुछ एआई करता, तो सारे स्कूल बंद हो जाने हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि जो एक प्रत्यक्ष होता है ना, जो सामने होता है, जो फिज़िकल प्रेज़ेंटेशन होती है, वो अलग ही लेवल की होती है। मैं आज की डेट में देखता हूँ कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं, ठीक है? अब वो जैसे मैंने बोला कि हम अपना एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहाँ हमने रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी। अब देखो, मान लो कि जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने पे घटा रहा हूँ ये बात, है ना? मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मेरे सामने तो सिर्फ़ कैमरा है ना, मेरे सामने बच्चे थोड़ी ना है, ठीक? तो जो एक टीचर है, उसकी जो टीचिंग की जो हुँ, टेक्नीक है, वो तब सामने आती है जब बच्चे जब बच्चे क्वेश्चन आएँ। पूछें। जब बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करें, क्योंकि जो टीचिंग है वो टू वे कम्युनिकेशन है, बिल्कुल। दोनों तरफ से होता है। एक तरफ से तो अब मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे क्या पता कि भाई बच्चों के कहाँ डाउट आ रहे हैं। अब मान लो कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, अब उसको कुछ डाउट आ गया, तो कहाँ जाएगा?
किसके पास जाएगा? अब भले ही वो जो भी ये इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए रहते हैं कि आपको कोई डाउट है तो आप कॉल पे पूछ लीजिए। बट आप मुझे एक बात सही से बताना कि क्या कोई डाउट कॉल पे सॉल्व हो जाता है क्या? नहीं होता है ना। नहीं, तो यही दिक्कत है कि भाई अगर बच्चे को कुछ सीखना है तो टीचर सामने प्रत्यक्ष होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, सामने फिजिकल अपीयरेंस होनी बहुत जरूरी है। जो बीएड में अगर सिखाया ऐसा भी नहीं जाता है। होता तो आई थिंक अभी के लिए सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए थे। बीएड में भी यही सिखाया जाता बीएड है, में यही सिखाया सी जाता है, बात बिल्कुल सिखाया जाता है ना? एआई भले ही ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। अब ये चीजें उनके लिए बेटर है। देखो, मान लो कि किस बच्चे ने कोर्स कंप्लीट कर दिया, है। अब उसको कुछ डाउट है, तो कुछ अगर नहीं चाहता हो कि किसी टीचर के पास जाए, क्योंकि जब अगर बच्चा कुछ अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है, तो उसके दिमाग में वो माइनर से डाउट होते हैं, इतने बड़े-बड़े डाउट होते नहीं है। बट जो बच्चा पहले ही स्टार्ट कर रहा है, तो उसके दिमाग में तो बहुत डाउट आते हैं। अब मान लो कि मैं अभी 8th 9th वालों को 8th 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो 9th क्लास के बच्चों में हमें मैटर पढ़ाना पड़ता है। तो अगर मैं उसे समझाऊँगा नहीं कि मैटर होता क्या है और मैंने अपना रिकॉर्डेड सेशन बता दिया कि मैटर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो अब उसे सामने दिखाने पे दोनों बातें अलग है। मैं सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसा होता है, और मैं क्लास में हूँ और मैं उसको दिखा रहा हूँ, उसको फिजिकली उसे प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। बच्चे के माइंड के ऊपर भी फर्क आता है, क्योंकि हर बच्चे का माइंड एक जैसा तो होता नहीं है। कोई बच्चा इमेजिनेशन बहुत जल्दी कर लेता है, कोई कर ही नहीं पाता है। तो उसके लिए टीचर का होना बहुत जरूरी है। हाल ही में एक एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, तो उसमें आप किसको ब्लेम ठहराएँगे? देखो, ये तो बिल्कुल सिस्टम की फॉल्ट है, ये तो बिल्कुल सिस्टम का फॉल्ट है, इसमें कोई दो राय है नहीं इस बात में। भाई जब और हो क्यों रहा है पहले? देखो, क्या वो कारण है? ये नीट लेवल नहीं है, ये ना लगभग हर एक एग्जाम है जो अब तो इंडिया में ना ये रूटीन ही बन गया है। एग्जाम आएगा, एग्जाम लीक होगा, फिर री एग्जाम होगा, हुँ, फिर सिलेक्शन होगा, उस पे कोर्ट पे स्टे लगेगा। ये तो अब ऐसा जैसे पता नहीं एक परंपरा बन चुकी है, एक प्रोसेस बन चुकी है, ऐसा चलता ही है। हुँ। अब होता क्यों है? देखो, हर एक सिस्टम में लूप होल होता ही होता है। ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उसको सही नहीं किया जा हम सकता? फिजिक्स में बताते हैं ना कि एब्सोल्यूट कुछ होता ही नहीं है। मैं हुँ, फिजिक्स हम बताते हैं कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, हर चीज रिलेट होती है, एक दूसरे से रिलेट करती है। सही किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल। अब देखो, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि पहले नहीं होते, होते रहे होंगे, पहले भी होते हुए होंगे। बट जिस लेवल पे अब हो रहे हैं, इस लेवल पे पहले नहीं होते होंगे, है ना? तो हम बोलते हैं कि हम किसी चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। बट आज की डेट में बच्चा बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, 1 साल अपनी तैयारी कर रहा है, पूरा एक लाइफ, भाई वो सब चीज़ छोड़ रहा है। भाई वो एक 18-19 साल का बच्चा, उसे घूमना पसंद है, उसे खेलना पसंद है, उसे दोस्तों के साथ चिल करना पसंद है, उसे पार्टी जाना पसंद है। बट ये सब छोड़ के वो फिर भी अपनी पढ़ाई को फोकस है। उसे पता है कि भैया मैं अगर 1 साल दे दिया तो मैं लाइफ टाइम आगे चिल कर सकता हूँ। अब उसके बाद जब ये पेपर निकलता है, पेपर निकलने के बाद ये चीज़ें सामने आती है, तो सही में हमें बीइंग अ टीचर हमें खुद ही दुःख होता है, क्योंकि हमने ये चीज़ें झेली है। हुँ, मैंने बताया ना, मैं आपको 0.25 से रह गया था। तो उस टाइम में जितना बुरा फ़ील मुझे हुआ था ना, तो ये फ़ील मैं हुँ, एक्सपीरियंस कर सकता, मैं फ़ील कर सकता हूँ ये वाला पेन कि बच्चों के क्या गुज़रती है उस टाइम पे, है ना? अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे की कहानी तो भाई अब हम क्या बोल सकते हैं, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। हमारा बोलना कुछ होगा, हो सकता है उसके पीछे के रीज़न कुछ और है। बट मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि भई जो ये सिस्टम है, इसको सही बहुत जल्दी से जल्द सही करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। अदरवाइज़ कॉकरोच जनता जैसे पार्टी उठ ही रही है, फिर सही में एक जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो निकलती है, कभी ना कभी बाहर निकलेगी। तो जितने जल्दी सिस्टम इस चीज़ को समझे कि जहाँ-जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारे, तो चीज़ें एकदम रो ट्रैक पे आ जाएगी, वापस पटरी पे आ जाएगी। बट अगर यही चलता रहेगा ना, तो कभी ना कभी निकलेगा, ये ब्रस्ट होगा किसी ना किसी दिन। हुँ, अब जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, इन फ्यूचर में कभी वो चुनाव लड़ती है हुँ। और आपके लिए बोल दे कि यार आप भी चुनाव लड़ो, तो आप लड़ेंगे? चुनाव देखो, ये सब बातें आंखें की बातें हैं, किसने क्या जाना, वो तो बात की बात है। बट जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, ये सिस्टम को एक उसका आईना है। ये हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी सिस्टम को दिखाती है कि भैया आप ऐसे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये होना भी चाहिए। हुँ, लोकतंत्र में यही है, किसी को तो क्योंकि उठना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सब कुछ अपने हिसाब से करने लग जाए, हाँ, तो वो तो लोकतंत्र रहा ही नहीं ना, वो डेमोक्रेसी रही नहीं। वो तो राजतंत्र हो गया पूरा, वो सब कुछ अपने हिसाब से चल रही है। तो फ़ायदा क्या रहा हमें डेमोक्रेटिक बोल के, है ना? हुँ, तो ये चीज़ उठनी चाहिए। भाई गलत को गलत, अब सबसे बड़ी दिक्कत मैं पता क्या बोल रहा हूँ? कि हम लोगों ने गलत को गलत बोलना छोड़ दिया है। बिल्कुल। हमने बोला है कि मेरा क्या जा रहा है, उसका जा रहा है। ये
मैं बताता हूँ कि हमारे आसपास अगर हम मान लो कि मार्केट में घूम रहे होंगे तो दो चार लड़के या कुछ ऐसे हुलीगन्स लोग गाली गलौज करके चल रहे होंगे, बट कोई उन्हें बोलेगा नहीं, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। क्यों? कि हमारा थोड़ी ना कुछ जा रहा है। वहीं से सिस्टम खराब हो रहा है भाई। अगर एक रोकेगा, दूसरा रोकेगा, तीसरा रोकेगा, तब जाके हमें बोलना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। इवन अगर मेरे घर वाले भी गलत होंगे तो हमें गलत को गलत बोलना ही पड़ेगा, तब जाके ये सिस्टम सुधरेगा, है ना? नहीं तो ऐसा हर कोई ये सोचता मेरा हो जाए, बाकी होने दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, तब ऐसे में चीजें गड़बड़ हो जाती है। आखिरी में ये क्वेश्चन है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं मेरा हमेशा एक ही रहता है, जो हार्ड वर्क है उसका कोई अल्टरनेट है नहीं। मैं अपने बच्चों को भी बोलता रहता हूँ कि बच्चों मेहनत करो, क्योंकि एट द एंड आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई है। रिजल्ट आपके हाथ में होता नहीं है। रिजल्ट कैसा है, अब देखो हमने मेहनत की, हम 0.25 से रह गए, तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं था, हमारे हाथ में थी सिर्फ मेहनत। आप मेहनत करो, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। मेरा एक ही मोटो है, मैं अपने बच्चों को यही बोलता रहता हूँ, आप मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं है ना? रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। थैंक यू आशीष भाई। और बिल्कुल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो हमारे ये वचन है, या आई थिंक लोगों को पसंद आए। बिल्कुल। ठीक। तो अगर आपको रोहित सर का हमारे साथ जो कॉन्वर्सेशन हुआ, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जो भी आपसे होता है आगे पहुंचे इस वीडियो को। धन्यवाद।